हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रेप पल्स। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कवर करने वाले हैं, वो भी माइंड मैप्स के थ्रू। बाकी ये वीडियो किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है उनके लिए ये कंप्लीट रिवीजन सेशन की तरह होगा, और जो अभी बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो एक कंप्लीट वन शॉट क्लास होगा। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के प्रोसेस को दो स्टेज में बांटते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेज वो होगा जिसमें हम सबसे पहले एक ऐसे सभा की डिमांड करते हैं, एक ऐसे सभा की डिमांड करते हैं जो हमारे लिए संविधान बनाए। क्या बनाए? सबसे पहले संविधान बनाए। और इस सभा को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? संविधान सभा बोलेंगे। पर क्या ये डिमांड जो है वो शुरू में मान ली जाएगी? कभी भी नहीं मानी जाएगी। अंग्रेजी से कभी भी नहीं मानेंगे। बट धीरे धीरे क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर टू अप्रोच करेगा तो वर्ल्ड वॉर टू के होने से क्या होगा, क्या कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे नौजवानों की जरूरत पड़ेगी लड़ाई में। और इस चीज के लिए वो आईएनसी को प्रलोभन देते हैं कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को हम पूरा करेंगे। ठीक है ना, हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने के डिमांड को पूरा करेंगे और आप हमें वर्ल्ड वॉर टू में मदद करो, ऐसा कुछ करेंगे। बट क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के इस डिमांड पे, मतलब इस आशय के साथ, क्या आईएनसी इसे मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी। तो आईएनसी यहां पर नहीं मानेगी, मुस्लिम लीग भी खैर नहीं मानेगी, बट यहां पे नहीं मानेगी। और धीरे धीरे आगे चल के, 1946 तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, क्या कि ये हमारे डिमांड को अब नॉर्मल तरीके से मानेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और मानना, क्या कि जब यहाँ पे वो डिमांड दे रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, तो यहाँ पे उनका डिमांड ये था क्या कि वो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे, वो हमें पूर्ण स्वराज जो है वो नहीं दे रहे थे। वो हमें क्या दे रहे थे? वो हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। क्या दे रहे थे? डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। मतलब हम उन्हीं के अधीन होते और कुछ पावर्स हमारे हाथ में होती। ठीक है ना, तो ये एक चीज होता, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। लेकिन 1946 आते आते तक वो हमारी इस डिमांड को मान रहे थे। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो क्या होगा कि सेकंड स्टेज शुरू होगा। क्या होगा सेकंड स्टेज में? अब जब ये मान जाएंगे, जब ये हमारे डिमांड को मानेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बन जाएगा। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगा तो हमारा सेकंड स्टेज क्या होगा कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इस इलेक्शन के बाद जो लोग चुने जाएंगे, जो लोग इलेक्ट होंगे, उनका काम ये होगा कि वो हमारे लिए संविधान का निर्माण करें। क्या करें? हमारे लिए संविधान का निर्माण करें। यही चीज तो होगा ना। तो इसी तरीके से तो दो स्टेज में हमने बांटा। एक स्टेज वो जिसमें हमारा जद्दोजहद इस चीज के लिए था क्या कि हम संविधान सभा एक तो बन जाए, जो कि धीरे धीरे चल के 1946 तक बनने के लिए कगार पे वो लोग पहुंचा देते हैं, डिमांड को मान लेते हैं। और सेकेंड स्टेज वो जिसमें वो लोग, अब लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हैं वो चुनाव लड़ेंगे, इलेक्ट होंगे और उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये दो स्टेज है। अब चलो, अब हम अपने स्लाइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये स्लाइड में हम समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम डिमांड के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये डिमांड जो है वो हमें जो दिया गया उस डिमांड के बारे में जानते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये डिमांड ना 1934 में ही आया था एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है ना, 1934 में एम एन रॉय के द्वारा ये सबसे पहली बार की एक संविधान सभा हो हमारा, ऐसा डिमांड उनके द्वारा दिया गया। और इन्हें और क्या बोलते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक, अब देखो, 1935 में आईएनसी भी औपचारिक डिमांड रख देती है क्या कि हमारा एक संवैधानिक सभा हो। ये चीज होता है। तो 1934 और 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू अपने हरिपुरा के अधिवेशन में इस चीज के ऊपर और ज्यादा जोर डालते हैं क्या कि हमारा एक संवैधानिक सभा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वो डिमांड चल रही थी। लेकिन मैंने क्या बताया, क्या कि भाई जब तक वर्ल्ड वॉर टू नहीं आएगा तब तक ये हमारी बात को सुनेंगे भी नहीं। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने वाला है, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू शुरू होगा, ये क्या करेंगे, क्या कि 1 अगस्त प्रस्ताव आएगा। क्या आएगा? अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में। और समझना, जब भी एक प्रस्ताव आएगा उसके बाद क्या होगा, एक प्रस्ताव के बाद एक मूवमेंट शुरू होगा। ठीक है ना, एक प्रस्ताव के बाद हमेशा एक मूवमेंट शुरू होगा। चलो देखते हैं।
तो अगस्त प्रस्ताव आया, और ये अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड लिलिंथगो के समय आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। लेकिन क्या डिमांड था यहाँ इन लोगों का, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में इन लोगों ने सोचा क्या कि चलो हम इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के डिमांड को पूरा कर देते हैं। बट इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड में ये क्या सपोर्ट चाहते थे आईएनसी से, ये सपोर्ट चाहते थे क्या कि वो अपने नौजवानों को बोले क्या कि इनके नौजवान जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में इनके तरफ से क्या करें, पार्टिसिपेट कर लें। लेकिन क्या ये डिमांड जो है वो कभी भी एथिकल होगा, आईएनसी क्या इसको मानेगी, कभी नहीं मानेगी। तो अगस्त ऑफर जो है वो यहाँ पे फेल हो जाता है, अगस्त ऑफर फेल हो गया। और जब अगस्त ऑफर फेल होगा तो एक मूवमेंट शुरू होगा जिसका नाम होगा इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और सबसे पहले सत्याग्रही बनेंगे विनोबा भावे सबसे पहले, और दूसरे भी पूछा जाता है, दूसरे जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक। और तीसरे कौन है, तीसरे भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ब्रह्मदत्त, ठीक है, तो ये याद रखोगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जो है वो 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा, और ये किसके समय आया, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के समय, ठीक है ना। तो ये था क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन आएगा, फिर वही बात है, अब तक जो है वो खत्म हुआ नहीं है वर्ल्ड वॉर 2, और ये दिए जा रहे हैं अभी भी जो है वो इनका क्या चल रहा है, ये हमें डोमिनियन स्टेटस ही दे रहा है। हमने 1929 में लाहौर अधिवेशन में आईएनसी ने क्या बोल दिया था, इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर ली थी। जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, और ये प्रिसाइड जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, तो जब हमने पहले ही 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर ली है, तो अब हम डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों ही करेंगे, नहीं मानेंगे डोमिनियन स्टेट की बात। तो भाई हमने यहाँ पे फिर से इसे रिजेक्ट कर दिया, और एक नया मूवमेंट लॉन्च किया, और उस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखोगे, गवालिया टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू होता है 8 अगस्त को, ठीक। अब चलो, अब इसके बाद एक और चीज है, वो होता है वेवल प्लान आता है। क्या आता है, वेवल प्लान आएगा, और वेवल प्लान आता है 1945 में, जिसके लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होगा जिसे हम शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये भी बहरहाल फेल ही है, ये भी फेल हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात जो शुरू होती है, जो मैंने आपको बोला था 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान। और यहाँ पे जो है वो हम मान जाते हैं, क्या कि चलो भाई हम मान जाएंगे। बट एक बात बताओ, क्या कि मुस्लिम लीग के बारे में भी थोड़ी बहुत बात समझते हैं। देखो, मुस्लिम लीग क्या करती है ना, मुस्लिम लीग का अपना ही पंगा चल रहा था। मुस्लिम लीग कहती है कि मुस्लिम लीग का डिमांड था कि देखो, सबसे पहले मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही थी, ये चीज समझना। मुस्लिम लीग 1940 में मुस्लिम लीग अपने लाहौर अधिवेशन में, अपने लाहौर सेशन में, वो क्या करती है भाई, जिन्ना, जिसको जिन्ना प्रिसाइड कर रहे थे, जिन्ना, ये जो है वो क्या बोलते हैं, क्योंकि भाई हमें अपना मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं। तो कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन, और कौन सा था, 1940 था, और जिन्ना ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। और उसके बाद 1944 में कराची अधिवेशन होगा। क्या होगा, कराची सेशन होगा। और इस कराची सेशन में जो है वो लोग एक स्लोगन देते हैं। क्या देते हैं, एक स्लोगन देते हैं, और स्लोगन का नाम है डिवाइड एंड क्विट। क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो आपको यहां से ये समझ में आ रहा है क्या कि 1940 और 1944 में इन लोगों की मंशा ये थी क्या कि भाई हमें भारत से अलग होना है। अब आप ये समझो क्या कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, तो इन लोगों का डिमांड क्या होगा, ये थोड़ी ना बोलेंगे क्या कि हमारा एक साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए, कभी नहीं मानेंगे। तो ये बोलते हैं क्या कि भाई हमें 2 सेपरेट असेंबली बना के दो, एक जो है वो आईएनसी होगा, ये अपने लोगों के लिए बनाएगी, और हम मुस्लिम लीग का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा जो हम मुस्लिमों के लिए बनाएंगे। ये चीज इनका डिमांड होता है। बट यहाँ पे कांग्रेस नेगोशिएट करती है, और कांग्रेस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के डिमांड को लेके आती है, और मान भी जाते हैं फाइनली, ठीक है। अब जब कैबिनेट मिशन प्लान को जब फाइनली आईएनसी और मुस्लिम लीग का परमिशन मिल जाएगा, तो कैबिनेट मिशन आ जाएगी। और कैबिनेट मिशन कब आएगी, तो मार्च में आ जाएगी। कब आती है, मार्च 1946 में, ठीक है ना। ये आ जाती है भारत, है ना। और भारत में भी कौन सी जगह आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली आती है। तो ये दिल्ली में आ जाती है 1946 मार्च में। अब इसमें 3 मेंबर होंगे, और ये 3 मेंबर कौन कौन है, तो पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। याद कैसे करेंगे, कई बार पूछा जाता है। देखो, इन 3 मेंबर्स को याद करोगे कैप से, CAP, कैप मतलब टोपी, और ये जो P है यही है हेड,
यही है हेड, ठीक है ना, ये हेड है। पैथिक लॉरेंस, ए फॉर एलेक्जेंडर और सी फॉर क्रिप्स, इस तरीके से याद कर लोगे। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन पूरा। अब इस कैबिनेट मिशन के बाद हमारा तो कैबिनेट मिशन का काम हो गया ना, क्या कि भाई कैबिनेट मिशन अब आ गई और कैबिनेट मिशन के थ्रू हमें एक संविधान सभा बनाने की बात दे दी गई। अब हम अपने सेकंड स्टेज के ऊपर आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया कि अब हमें इलेक्शन कराना है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनाएगी, हमारे लिए एक संविधान बनाएगी। तो अब हम आ चुके हैं कि भाई हमारा सेकंड स्टेज शुरू हो गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होता है 1 जुलाई को। क्या होता है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1946 को क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा। और इस इलेक्शन में जो है, इस इलेक्शन को भी थोड़ा हम समझते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्शन होगा और 2 सितंबर को, 2 सितंबर को जो है वो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगा, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने किया हुआ ना, यहाँ पे इसको इस तरीके से समझो। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा और 2 सितंबर को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगा। अब इस गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा हम समझते हैं, क्या कि भाई कैसा था और किस तरीके से बना, ठीक है। देखो जरा सा, एक सेकेंड, सबसे पहले जरा सा एक पेज इंसर्ट करते हैं, और ये रहा। चलो, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई किस तरीके से जो है वो बनी है सरकार। एक सेकंड, चलो देखो, तो कितने लोग लड़े, किस तरीके से लड़े, कितना सीट था, ये चीज हम समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये समझना होगा क्या कि जब ये इलेक्शन हो रहा था, एक सेकंड, सबसे पहले जब हमें ये समझना होगा क्या कि जब ये इलेक्शन हो रहा था, जब ये इलेक्शन हुआ, तो इस इलेक्शन का मैनर क्या था। आज तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस समय इनडायरेक्ट इलेक्शन था। क्या था, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था। और इस इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन में कितने सीट्स थे, तो 389 सीट्स थे, 389 सीट्स थे। और इस 389 सीट्स के ऊपर कैसे सीट निर्धारित हुआ था, तो हर 10 लाख के ऊपर एक सीट था, हर 10 लाख पॉपुलेशन पे, है ना, हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट निर्धारित हुआ था। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे। अब देखो, अब यहां पर जब ये 389 सीट्स बना, तो इस 389 सीट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 389 सीट्स में 296 सीट्स और तुम्हारा 93 सीट्स, ये जो है वो तुम्हारा देसी रियासतों का था, मींस प्रिंसली स्टेट्स का था, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है ना, जो राजा वाजा जो जिसको कंट्रोल करते थे। तो वहां 93 सीट्स हुआ, और 296 सीट्स वो थे जिसमें प्रोविंसेस थे, जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के प्रोविंसेस। क्या थे, प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, ठीक है ना, वो ब्रिटिश के कंट्रोल वाले प्रोविंसेस थे। 296 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये पेपर में, ठीक है ना। तो 296 सीट थे। अब यहाँ पे समझना क्या कि यहाँ पर जब आप देखोगे कि भाई ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके मेंबर्स को क्या इलेक्ट किया गया था, नहीं, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या नहीं हुआ था, यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ था। क्या हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है ना, ये डायरेक्टली नॉमिनेट कर लिए गए थे। तो ये बात याद रखोगे क्या कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ नॉमिनेशन हुआ था। अब इलेक्शन तो यहाँ पे हुआ 296 सीट्स के ऊपर। अब इस 296 सीट्स में से 292 सीट, 292 सीट जो थे वो किसके अंदर में थे, 11 प्रोविंसेस के अंदर थे। टोटल 11 प्रांत थे, मैंने 11 प्रांत, ये जो प्रांत बताया ना, उसमें टोटल 11 प्रोविंसेस में से ये थे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 11 प्रोविंसेस में से था, 11 प्रोविंस यहाँ पे था, ठीक है ना। तो ये 11 प्रोविंस है, और इन 11 प्रोविंसेस में टोटल कितने थे, 292 सीट था। अब हम आगे अगर देखें तो यहाँ पर होगा आपका अलग 4 सीट। अब ये 4 सीट किसका है भाई, ये 4 सीट जो है वो चीफ कमिश्नरेट का है, चीफ कमिश्नरेट का है। उस समय के अनुसार आप ये समझ लो या कि उस समय का ये 4 यूटी समझ लो, ठीक है ना। तो ये चीज था। अब इसमें बहुत जगह थे, एक तो दिल्ली था, एक आपका कुर्ग वाला रीजन था, एक बलूचिस्तान है, और एक अजमेर मेड़वाड़ा का जगह है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये समझ लो क्या कि 4 जो है वो चीफ कमिश्नरेट थे, और 11 प्रोविंसेस में 292 जो थे यहाँ पे ये था। अब समझना जरा सा क्या कि भाई यहाँ पे जो आप देख रहे हो 296 सीट, 296 सीट जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ, इसमें हमारा मुस्लिम लीग कितना जीता और आईएनसी कितना जीत गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 208 सीट पे, 208 सीट पे आईएनसी जीतती है, ठीक है ना। और 73 सीट्स के ऊपर, 73 सीट्स के ऊपर मुस्लिम लीग जीतती है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सीट का विभाजन हुआ। अब खुद बताओ क्या कि जब
3 गुना का मार्जिन है यहाँ पे, 3 गुना का मार्जिन है। तो 73 सीट्स पे जब ये जीतेगी तो क्या ये लोग जो है वो खुश होंगे? ये तो पहले ही डिमांड कर रहे थे क्या कि भाई हमें क्या करना है, हमें अलग जगह दो, अलग जगह दो, और साथ वाले इलेक्शन में तो ये 73 सीट्स ला पा रहे हैं, तो इनको बहुत दुख होगा। और इस दुख के लिए ये लोग जो है वो प्रदर्शन भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे होगा, वो हिस्ट्री का पार्ट है। अब समझते हैं क्या कि भाई ये लोग प्रदर्शन करते हैं, तो ये लोग प्रदर्शन करके क्या करेंगे, वो चीज़ समझना। देखो सबसे पहला जो है वो सिटिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे फर्स्ट सिटिंग होगा दिसंबर में, 9 दिसंबर को जब फर्स्ट सिटिंग होगा तो यहाँ पर मुस्लिम लीग इसको बाइकाट कर देती है, बाइकाट करती है, बोलती है क्या कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे, तो ये बाइकाट करती है। और यहाँ पर याद रखना क्या कि यहाँ जो है वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और ये प्रेसिडेंट है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और ये सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया, तो भाई यहाँ पर जो है ये सबसे सीनियर मोस्ट थे, क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी थे, सीनियर मोस्ट आदमी थे, इसलिए इनको चुना गया। और ये सीनियर मोस्ट को ही अपॉइंट करने का जो चलन है वो कहाँ से आया, तो ये फ्रांस से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब उसके बाद 2 दिन के बाद क्या होता है, 11 दिसंबर को अगली सिटिंग होगी, सेकंड सिटिंग होगी, और यहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा जो कि होंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और वाइस प्रेसिडेंट 2 चुने जाएंगे, एक होंगे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे होंगे वाई.टी. कृष्णमाचारी, और एक लीगल एडवाइजर चुने जाएंगे जिनका नाम होगा बी.एन. राव, बहुत बार पेपर में पूछा गया है बी.एन. राव के बारे में, ये चीज़ याद रखोगे। अब तीसरा सिटिंग होगा, तीसरा सिटिंग तुम्हारा 2 दिन बाद फिर से, तो ये देखो ये सिटिंग जो है ना वो हमेशा 2-2 दिन के गैप पे हो रहा है, देख रहे हो ना, 2-2 दिन के गैप पे हो रहा है। तो तीसरा सिटिंग जो है वो 13 दिसंबर को हो रहा है, और ये 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात हुई कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है भाई, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पता है क्या है, क्या कि भाई ये एक किताब का प्रीफेस समझ लो, प्रीफेस। जब आप प्रीफेस को पढ़ते हो तो आपको क्या पता चलता है, क्या कि इसके अंदर जो है वो किन चीज़ों के बारे में बात हुई होगी, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है, एक झलक पता चल जाता है। तो वो झलक जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब यहाँ पे ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। और 22 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 22 जनवरी को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जब इसका एडॉप्शन होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे प्रियम्बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रस्तावना कहा जाएगा, प्रियम्बल है ये, ठीक। अब इसे प्रियम्बल बोल दिया जाएगा। अब फाइनली देखो, अब हम धीरे धीरे जो है वो आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। तो याद रखोगे क्या कि 15 अगस्त तक बढ़ने से पहले, 1 महीने पहले, ठीक, जुलाई 22 तारीख को, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है ना, और पाकिस्तान भी अलग, सब कुछ खत्म। अब देखो, अब जो है वो धीरे धीरे करके हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट भी कर लिया जाएगा और इनैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एडॉप्शन और इनैक्शन जो है वो कब हुआ हमारे संविधान का, तो 26 नवंबर के हुआ। इसीलिए इस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कई बार पूछा जाता है ये भी पेपर में, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखो, अब हम 26 जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और 26 जनवरी की तरफ जब धीरे 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 बढ़ेंगे तो हमें 24 तारीख को क्या करना होगा, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट करना होगा। तो पेपर में पूछा जाएगा, तो भाई नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है वो 24 जनवरी को अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, जो कि हुआ कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे देश के बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद, उनको भी यहाँ पर बना दिया गया पहला प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे। और 26 जनवरी को फाइनली क्या होगा, हमारा संविधान जो है वो फोर्स में आ जाएगा, और इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो रिपब्लिक बन जाएगी, सॉरी, इंडिया क्या बन जाएगी, रिपब्लिक बन जाएगी। रिपब्लिक मतलब क्या होता है भाई, रिपब्लिक ये होता है क्या कि जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है ना, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है भारत के अंदर, वो भी इलेक्टेड है, चुना हुआ है। और वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सा है, ये राजेंद्र प्रसाद है ना, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो चुना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। और फाइनली 1951-52 में हमारे यहाँ पहला आम चुनाव होगा। तो ये था पूरा अपना ये। अब समझते हैं क्या कि भाई आम चुनाव होने से पहले जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जब इंटरिम इलेक्शन हुआ, तो इस इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन मिनिस्ट्री किसके पास में थी। और फाइनली जब हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त के बाद, तो ये 15 अगस्त के बाद जो है वो हमारे मिनिस्टर कौन कौन थे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। देखो चलो, यहाँ पे आ गया। अब ये चीज़ है पूरा, यहाँ पे ये पूरा चीज़ है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि भाई जब इंटरिम गवर्नमेंट बना 46 से लेके 15 अगस्त तक,
15 अगस्त तक। तो यहाँ पे कौन कौन बने, तो देखो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इस समय तक जो है वो तुम्हारा वेवल है, याद रखना है वेवल है। उसके बाद जब ये कमांडर इन चीफ की बात होगी तो यहाँ पे क्लाउड ऑचिनलेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ के रिलेशंस के मिनिस्टर कौन है, ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसको मिला, ये जो है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। फिर एग्रीकल्चर और फूड की बात करें तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो एग्रीकल्चर जो है वो, एग्रीकल्चर में बिहार जो है वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, और वहाँ के कौन है, वहाँ के जो है वो राजेंद्र प्रसाद हैं, तो उनके पास में है। अब कॉमर्स, अब देखो कॉमर्स से याद करना है पैसा, क्या याद करोगे, पैसा, और उस पैसे से क्या खरीदोगे, तो चुंदरी खरीदोगे, तो यहाँ से याद कर लोगे चुंदरीयार, ठीक है ना, इस तरीके से याद करोगे। और डिफेंस, डिफेंस के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो बलदेव। उसके बाद फिर जो है वो फाइनेंस, फाइनेंस के लियाकत अली खान। हेल्थ के लिए, अब देखो हेल्थ के जो है वो गंजाफार अली खान है। अब इसके लिए कैसे याद कर सकते हो, मतलब ये चीज़ जो है वो थोड़ा मतलब बस ट्रिक के लिए है, क्या कि पेपर किसी तरीके से हो जाए, ये किसी भी तरीके से किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है। तो देखो हेल्थ के लिए याद करोगे क्या कि गांजा से जो है वो क्या होता है, हमारा हेल्थ खराब हो जाता है, तो यहाँ से याद कर लोगे गांजा फार से हेल्थ याद कर लोगे, ठीक है। बाकी लेबर की बात करोगे तो लेबर के जो है वो भगवान कौन है, तो राम है, इस तरीके से याद कर लोगे। तो भगवान राम जो है वो लेबर को बहुत ज़्यादा अपनी रिजिम में क्या करते होंगे, बहुत सपोर्ट करते होंगे, इस तरीके से याद कर लोगे। तो लेबर के भगवान राम, तो इस तरीके से याद कर लोगे। तो भगवान राम, तो यहाँ से जो है वो याद, सॉरी लेबर के जो है वो भगवान राम, तो यहाँ से जगजीवन राम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद लॉ, लॉ जो है वो मंडल, देखो मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन से याद कर लोगे लॉ, ठीक। उसके बाद एजुकेशन और आर्ट्स के लिए जो है वो सी राजागोपालाचारी। अब देखो रेलवे के लिए बहुत आसान है, रेलवे भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो रेलवे के लिए देखो रेलवे में जाते हैं तो रात को हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर डाल के सो जाते हैं, तो यहाँ से याद कर लोगे रब निस्तर, इस तरीके से रब निस्तर। और इंडस्ट्रीज के लिए कौन है, जॉन मथाई, ठीक। अब देखो, अब 15 अगस्त को जब मुस्लिम लीग हमसे अलग हो जाएगी, मुस्लिम लीग जब हमसे अलग हो जाएगी तो एक अलग सरकार बनेगी। अब उस सरकार के कौन है, ठीक है ना। अब ये आम चुनाव तक रहेगी, मीन्स 52 तक जो है वो ये लोग रहेंगे। अब इस समय कौन है, तो इस समय जो है वो प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है क्या कि राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद है, ठीक। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के और साइंटिफिक रिसर्च का किसके पास है, जवाहरलाल नेहरू के पास है। डिप्टी पीएम कौन है, होम अफेयर्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो हमेशा से राजेंद्र प्रसाद के साथ पास था, ये पहले भी था अब भी है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन बन गए, अब यहाँ पर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी बिहार के ही हैं, ठीक है ना। अब देखो समझो मेरी बात को, जॉन मथाई ट्रांसपोर्ट, उसके बाद बलदेव सिंह के पास में क्या है, डिफेंस, सेम है। जगजीवन राम के पास क्या है, लेबर, तो लेबर का कौन भगवान सुनते हैं, तो राम भगवान सुनते हैं, इस तरीके से। अब देखो होमी जहांगीर भाभा, भाभा जो है वो क्या है, भाभा जो है वो कॉमर्स के रहते हैं, है ना। किडवई साहब किसके हैं, तो कम्युनिकेशन के हैं। और राजकुमारी अमृत कौर किसकी हैं, तो ये हेल्थ की हैं। अंबेडकर साहब लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद सन्मुखम चट्टी जो है वो तुम्हारे फाइनेंस के हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल वाले इंडस्ट्री और सप्लाईज के हैं। और गडगिल साहब जो हैं वो तुम्हारे वर्क्स, माइंस एंड पावर के हैं। तो ये था कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाकी बाय।